या अभी हम थे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, राइट गाइस? यस। ओके ओके ओके। सो हियर, अब यहाँ पर टू स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म का है और एक तरफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म का है। अब यूरोप का एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं कि सोचने की तकनीक क्या होनी चाहिए, लाइक हाउ वी शुड थिंक। कुछ कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ थॉट थे और कुछ एम्पिरिसिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग थे। और एम्पिरिसिज्म वाले कौन थे? ये सब इंग्लिश, ये बर्तानिया वाले लोग। और कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म वाले लोग कौन थे? जरा अपर, दूसरी साइड ऑफ यूरोप, जिसमें वेस्टर्न और वो वाले साइड के, प्रशिया वाले साइड के इस तरफ के लोग नजर आते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म क्या था, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दे गो फॉर लाइक रीजनिंग्स करना, कि उनके पास इवन अगर आपके पास कोई कोई भी बिलीफ है या कोई भी वैल्यूज है, कोई आर्गुमेंट है, तो हम स्केप्टिक हो सकते हैं उससे, कोई ना किसी तरीके का इल्म निकालते हैं उसके ऊपर, रीजनिंग्स करके उसके ऊपर डिस्कशन करके। मतलब दे आर ओपन टू एवरी टाइप ऑफ थिंग। क्यों? स्केप्टिक है रिगार्डिंग द होप ऑफ कि इससे कोई ना कोई इल्म नजर आ सकता है या निकल सकता है। लेकिन ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म में क्या था कि दे ओनली बिलीव ऑन फाइव सेंसेस, दे ओनली बिलीव इन साइंस। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म एक्चुअल में आप साइंसेस कह सकते हो, बेसिक हार्ड साइंसेस, क्योंकि बेसिक हार्ड साइंसेस का ताल्लुक ही पांच साइंसेस के साथ होता है, राइट? तो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म आर एक्चुअली द साइंटिफिक पर्संस, और कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ थिंग, दे आर ओपन टू ऑल टाइप ऑफ इल्म्स, ओके। कि अगर आपके पास रिवील्ड नॉलेज भी है, ठीक है, come with it, we can discuss it, we can go for the reasonings and all that, okay. So this is the enlightenment philosophies. And now enlightenment philosophers, initially we have Thomas Hobbes, okay. So जो थॉमस हॉब था ना, ही वॉज इंग्लिश फिलोसोफर, ठीक है। और ये, अब हम बात क्या करेंगे, अब हम एनलाइटनमेंट के बड़े बड़े फिलोसोफर्स की बात करेंगे कि जिन्होंने, मतलब एनलाइटनमेंट के टॉप के थिंकर्स कौन कौन थे, जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर और सोसाइटल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अवाम को पॉलिटिकली राइट्स प्रोवाइड करने में और किसी भी स्टेट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करने में जो सबसे बड़े बड़े मदद फराम की या थीरीज प्रोवाइड की, ठीक है। दीज वर द एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स। इनिशियली वी हैव थॉमस हॉब्स 1588 टू 1679। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी इनकी, ठीक है। थॉमस हॉब वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, ठीक है। इनकी एक किताब थी लेविएथन, ठीक है, 1651 के अंदर लिखी थी, ओके। और अभी इनकी क्या है, इनकी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की एक, मतलब इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर इनकी एक राय थी और इनके पास एक प्रॉपर फिलॉसफी थी। अभी एक मतलब हम रीडिफाइन कर लेते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या ये होती है कि एक स्टेट है और उसके पास कुछ शहरी हैं, तो शहरी और उस हुकूमत के दरमियान या उस स्टेट के दरमियान कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके डिफरेंट लाइक रूल्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होंगी। और अवाम कोई चीज हुकूमत से मांगेगी और हुकूमत इन रिटर्न कोई चीज अवाम से मांगेगी, ठीक है। सो एक सोशली उस जगह पे रहने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होगी उन अवाम और स्टेट के दरमियान, ओके। सो अभी इसके बाद हम करते हैं कि बाकी हो जॉन लॉक। अभी हम क्या करेंगे कि एट द एंड सबकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का कंपैरेटिव वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ओके। इसके बाद हमें नजर आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी एक इंग्लिश प्रोफेसर फिलोसोफर थे और ये एक एजुकेशनल थ्योरिस्ट भी थे, ओके। सो इनकी एक किताब थी टेबुला रोसा, ठीक है। और ही वाज लाइक ना, अवाम के अंदर ना, ही वाज बेसिकली इंग्लिश, ओके, लाइक द ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म वाला बंदा था, ओके। और क्या था कि लाइक ही हैड सम सॉर्ट ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द सप्रेस्ड पीपल। और उनकी एक लाइक प्रपोजल था कि द कॉमन मैन शुड हैव सम लाइफ, सम लिबर्टी एंड सम प्रॉपर्टी। ये उसके बेसिक राइट्स हैं। सो ही टॉक अबाउट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ अ कॉमन पर्सन। एक इंसान है, एक ह्यूमन है, तो उसकी कुछ बुनियादी जरूरियात हैं। He want to get respected and he want to respect and he want to get love and he want to love, okay। so ये उसकी बेसिक सोसाइटल नीड है दूसरे इंसानों से, जिसकी बेस पर उसको जिंदगी, लाइफ चाहिए, लिबर्टी चाहिए,
प्रॉपर्टी चाहिए. लिबर्टी मीन्स दे शुड हैव सम फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, तो दैट्स व्हाट लिबरलिज्म इज. और यही एक्चुअल में उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बेस क्या थी? लिबरलिज्म थी. सो जॉन लॉक वाज एक्चुअली द गाइस, आई एम सो सॉरी, मेरा नेट फिर चला गया था. मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से. जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा कनेक्शन बहुत इशू कर रहा है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके गाइस, सो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो वी हैव, किधर गया? ये रहा. ओके, सो वी हैव द एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स. इसमें थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक है. और मैंने बात की थी कि जॉन लॉक टॉक्ड अबाउट द लाइफ, द लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी, कि जस्ट बिकॉज के जो कॉमन बेसिस थे या कॉमन पर्सन था वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुका हुआ था. ठीक है, तो इसके अलावा ये उसकी एक्चुअल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी. और जो ऊपर थॉमस हॉब था, इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये थी कि ही सेड के जो अवाम है ना, जो आम इंसान है, ये एक लाइक ही हैड सम फिल्थ और ही हैड सम कॉन्शियंस. उसके अंदर अच्छाई भी है, उसके अंदर बुराई भी है. तो वो कभी कभी अच्छा करेगा और कभी कभी बुरा करेगा. ठीक है, तो उसकी नेचर मतलब इज रिलेटिव. तो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते. तो उसने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि हम कोई स्टेट बनाते हैं, और स्टेट वुड हैव ऑल द व्हाट वी से द अथॉरिटीज. ओके, और जो आम इंसान है उसको वो ओबे करना पड़ेगा एक सोशल कॉन्टेक्ट के अंदर, जस्ट बिकॉज के अवाम को किसी ना किसी सोशल ऑर्डर में आना चाहिए. सो जहां पर एक्चुअल में मॉरल डिसीजंस भी और मॉरल एस्टेब्लिशमेंट्स भी होंगी. एंड व्हाट ही सेड कि जो सोशल कॉन्टेक्ट जिस गवर्नमेंट से होगा, वो मनाकी भी हो सकती है, वो व्हाट वी से वो डेमोक्रेसी भी हो सकती है, एंड इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फार एज द कॉमन पर्सन और द कॉमन मैस इज लाइक एग्रीइंग ऑन इट. ओके, उसके बाद जॉन लॉक है. नेक्स्ट जीन जैक लाइक जीन जैकिस रूसो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी इनकी भी. अब मजे की चीज ये है कि रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, इसी की बेस पर और इसी की फिलॉसफी देने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था. ठीक है, और अब रूसो की एक मजे की चीज ये थी कि व्हाट वाज इट, हाँ, ही सेड के जो अवाम है ना, जो कॉमन पर्सन है, उसके उसके पास एक नेचुरल राइट है. ठीक है, एक जनरल बिल है. ओके, और उसके पास प्रॉपर फ्रीडम है अपनी उस जनरल बिल को एक्सप्रेस करने का. और उसकी बेस पर वो लाइक कर सकता है, क्या कर सकता है, हाँ, उसी की बेस के ऊपर वो कुछ भी डिमांड कर सकता है. ओके, लाइक अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. ओके, और रूसो वॉज एक्चुअली ही बॉर्न इन जेनेवा. ठीक है, और वो उस वक्त में जेनेवा एम्पायर थी. ठीक है, और जेनेवा एम्पायर के अंदर रहकर उन्होंने काम वगैरह किए. ठीक है, और ही मेड लाइक यू कैन से अ गुड what is it, he made a good influence on the common person. ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या नजर आते हैं कि जो रूसो थे, रूसो लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका जो सबसे बड़ा काम था ना रूसो का, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जो 1762 के अंदर उन्होंने लिखा था, जिनके अंदर उन्होंने ना आइडियाज को डिस्कस किया था, लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडिविजुअल्स और स्टेट के दरमियान होंगे. और उन्होंने लाइक ये आर्गुमेंट दिया था कि इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी will have that will to agree to give up some of their natural rights in exchange for the protection and benefits provided by the state.
मतलब ये कि रूसो की ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये थी कि जो अवाम है ना, जो कॉमन पर्सन है, वो उसको स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको राइट्स दे रही है और बेनिफिट्स दे रही है कोई स्टेट। उसकी बेस पे क्या होगा कि जो स्टेट है वो उस पर्सन के कुछ नेचुरल राइट्स ले सकती है, ठीक है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल बेटा, मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में रह रहा हूँ, ठीक है, और वो स्टेट मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, मेरे बाल बच्चों की सिक्योरिटी दे रही है प्रॉपरली, ठीक है, और मेरे स्टेट की तरफ से बेतहाशा बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मैं अपने थोड़े बहुत जो नेचुरल राइट्स हैं वो स्टेट को दे सकता हूं। मतलब मैं अपने आप को किसी किसी ब्लड शेड के अंदर या किसी वॉर के अंदर, अब मुझे मुझे स्टेट लेके जा सकती है, ठीक है, या कोई भी नेशनल राइट्स हो सकते हैं। मीन टू से एन मुमकिन है कि मुझे स्टेट को किसी तरह तरीके से कुछ सर्व करना पड़े, ठीक है। और इसके अंदर क्या था मजीद ये कि रूसो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, जैसे मैं बयान कर चुका हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, ही उसने आर्गुमेंट दिया था कि द जनरल विल we represent a collective will of people distinct from individual wills and it should guide the decision of the state for the common good। अब क्या सीन है, जैसे मैं बयान कर चुका हूं कि एक जो आम आदमी है ना, उसके अंदर विल है, ठीक है, एक जनरल विल है, एक फ्री विल है, और वो अच्छी भी हो सकती है और वो बुरी भी हो सकती है। अब जो कलेक्टिवली जो भी अवाम होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में स्टेट ने करना क्या है। तो फिर स्टेट अवाम की उन्हीं कॉमन विल की बेस के ऊपर कुछ डिसीजंस लेगी और कुछ पॉलिसी बनाएगी कॉमन गुड के लिए। सो ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट था कि एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर लोगों के अंदर उनकी फ्री विल के अंदर कुछ रोला भी हो सकता है। तो कलेक्टिवली ओवरऑल टोटल नेशन के अंदर जो जनरल विल है आवाम की, वो डिसाइड करेगी कि व्हाट वुड बी द डिसीजन ऑफ द स्टेट। ओके, उसके अलावा उन्होंने कन्फेशंस किए थे, एक किताब लिखी थी 1665 के अंदर, जिनके अंदर वो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी भी मानी जाती है, ठीक है। और फिर रूसोस के आइडियाज ने डेमोक्रेसी को, इंडिविजुअल राइट्स को और रोल ऑफ स्टेट, किस तरह से स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये तमाम चीजें पॉलिटिकल फिलोसफी को और पॉलिटिकल थॉट को प्रोवाइड किए थे। और अवाम को बताया था कि यू हैव सम कलेक्टिव विल जिसे स्टेट को मानना पड़ेगा। रूसो ने ये काम किया था, जिसकी बेस के ऊपर फ्रेंच का रेवोल्यूशन आया था, जब अवाम ने रिबेल कर दिया था, अपनी एक कलेक्टिव विल बनाई थी, और उनके रेडी से लेकर उनके ऑफिस का बंदा तमाम तर लोग अपनी एक कलेक्टिव विल के अंदर जमा हो गए थे। तो दिस वाज व्हाट रूसोज वर्क। ओके गाइस, आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, आई होप। ओके, सो दिस वाज रूसो और उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब आई होप कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा कि उसने पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या चीज ऐड की थी। नेक्स्ट वन इज द मोंटेस्क्वी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसने थोड़ा सा क्या किया था कि सेपरेशन की थी पार्ट्स की, कि लेजिस्लेटिव्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जुडिशियल होंगे, और सब में पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। सो मोंटेस्क्यू भी फ्रेंच फिलोसोफर था 18th सेंचुरी के अंदर, और इसने काम किया पॉलिटिकल थीरीज के ऊपर, और इसका जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट था वो सेपरेशन ऑफ पावर था, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हम करते हैं, इनिशियली इसका जो काम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। हिज मोस्ट फेमस वर्क वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि उसने 1748 में लिखा था, इन विच ही आउटलाइंड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, और उसने आर्टिकुलेट किया था आइडियाज को, सेपरेशन ऑफ पावर को। ओके, अब मैं बताता हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर के उस आइडिया को उसने अपनी एक किताब के अंदर लिखा था, या अपने उस वर्क के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर किया था, जो उसने 1748 के अंदर किया था, विच नेम वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब व्हाट इज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आइडिया ये था कि पहले एक स्टेट टोटली एक एंटिटी होती थी, लेकिन व्हाट मोंटेस्क्यू सेड, और जो एक्चुअल में फ्रेंच था, मोंटेस्क्यू प्रपोज दैट कि ना जो पावर है ना, और जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को तीन ब्रांचेस के अंदर अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। इट वुड बी लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव वगैरह लोग होंगे वो लॉज वगैरह देखेंगे, लाइक ब्यूरोक्रेसी वगैरह, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, और जुडिशरी अपने वो जस्टिस सिस्टम और इन चीजों को या सोसाइटल पीस को मेंटेन करने के अंदर काम करेगी। और ईच ब्रांच शुड हैव सम डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फंक्शन, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के टांग वगैरह नहीं अड़ा रहे होंगे। एंड नो सिंगल ब्रांच शुड हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी। मजे की चीज कि डिसेंट्रलाइज है लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी किस चीज की है? ऑफ कोर्स अवाम और स्टेट के दरमियान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की, कि जिसके ऊपर तमाम तर सिस्टम खड़ा हुआ है, ठीक है।
सो मॉन्टेस्की का आइडिया था, बेतहाशा पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर इसके आइडियाज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ सेपरेशन ऑफ पावर का। और उसने फिर इसी के जो फ्रेमवर्क था ना, इसने यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर बहुत काम किया था। तो मतलब जो यूएस का जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी मेकिंग के अंदर पॉलिटिकल फिलोसफी बाय मोंटेस्क्यू वाज रियली रियली इफेक्टिव। ठीक है। और मजे की चीज है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिस तरह आपको नजर आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन नजर आते हैं, जेम्स मेडिसन नजर आते हैं, विल्सन नजर आते हैं, और वो तमाम तर लोग मॉन्टेस्की से रियली रियली इंस्पायर्ड थे। और उन्होंने अपने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग सारी की सारी मॉन्टेस्की की ही पॉलिटिकल फिलोसफी से की थी। सो दिस वाज आल्सो एन अदर फॉर्म ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस वाज मॉन्टेस्की। ओके, 1689 to 1755, separation of power in his social contract theory. Okay, the person is Kim. Voltaire, the person who gave the concept of what? Deism. Okay, so एक तरफ में यही वो बंदा है जो खुदा के बड़ा, इसको अल्लाह मतलब इसको खुदा से बड़े रोल है इस बंदे को। Like he had a lot of differences from Lord. Okay, और ये सुपरनेचुरल चीजों को कहता था कि इसका अवाम की चीजों के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट वाज वोल्टायर। और वोल्टायर ने भी पॉलिटिकल फिलोसफी में काम किया, उसका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वोल्टायर। और वोल्टायर एक्चुअली में फ्रांसीसी था, पेरिस में पैदा हुआ था 1694 के अंदर, और राइटर था, पोइट था, एसेज लिखता था और प्लेज लिखता था, और हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था इस बंदे को। एंड ही वाज आल्सो अ फिलोसोफर। और उसके काम के अंदर ये था, जैसे मैं बयान कर चुका हूँ, इसका इसको खुदा से बहुत रोले थे। सो ही इनिशियली वर्क ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, कि जो मजहब है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा टॉलरेट होना चाहिए। कि लाइक इसकी एग्जांपल ये कि वन ऑफ द वॉलंटियर्स Voltaire's central concern was religious tolerance. He was a strong advocate from the freedom of thought, expression and beliefs. Like क्या था कि अवाम के अंदर, जैसे मैं बयान कर चुका हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि अवाम के अंदर इंटॉलरेंस थी बहुत ज्यादा, और रेडिकल एक्सट्रीमिज्म से वो लोग बाहर आ रहे थे ऐसे ऐसे, और इवॉल्व कर रहे थे। सो वोल्टायर रॉट अबाउट इट कि आम इंसान को फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, वट एवर ही हैड टू थिंक ही शुड हैव दैट अथॉरिटी। आम इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ बिलीफ होना चाहिए। वट एवर ही बिलीव, लेट हिम बिलीव। उसकी अपनी एक रियलिटी हो सकती है, एंड ऑल डैट। ठीक है। और इट वॉज ऑल्सो फ्रेंच, ये भी एक फ्रांसीसी फिलोसफी थी। पर यही आपको नजर आता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फिलोसफी फ्रांस के अंदर भी आजकल बहुत ज्यादा राइज नजर आती है। ठीक है, इनकी एक किताब थी जिनका नाम कैंडिडेट था, 1759 के अंदर लिखी थी, जो कि क्रिटिक था बहुत बड़ा रिलीजन के ऊपर। और इनकी इतनी लाइक रिलीजियस और खुदा से मतलब इतने डिफरेंसेस की एक रीजन ये भी था कि उस वक्त में एक बहुत बड़ा जलजिला आया था। और इसने कहा था जाकर, मतलब जो खुदा को मानने वाले लोग थे, ई सेट के यार अगर तुम्हारा खुदा बड़ा अच्छा है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं मासूम ये जलजिलों के अंदर? जलजिला तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो खुदा के कंट्रोल में है, तो इतने इनोसेंट्स की जाने जा रही हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जिसके बेस पर इस बंदे ने वो भी डीइज्म की भी फिलॉसफी दी थी कि खुदा जो है वो सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस मौजूद है। वो एथिस्ट नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि उसने वो इस कायनात को, इस जिंदगी को सेल्फ सस्टेन्ड बनाकर इस पर से हाथ उठा लिया हुआ है, जो एक्चुअल में नीचे का भी काम नजर आता है। ही सेड कि आफ्टर मेकिंग दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स सेल्फ सस्टेनेबल, द गॉड कमिटेड सुसाइड, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, सो इस तरह के मामला नजर आते हैं यूरोप की फलसफे की तारीख के अंदर। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इसने काम किया, और इसने लाइक ही वाज एंटी रिलीजियस और एंटी डॉगमा टाइप ऑफ पर्सन। अथॉरिटी को बहुत चैलेंज करता था, लड़ता रहता था इनसे, चर्च के पादरियों से, और जितने भी लोग प्रीच करते थे ना, इसकी लड़ाई रहती थी। ठीक है, और मोनार्क्स को बहुत चैलेंज करता था, डॉगमास को बहुत, सोसाइटल नॉर्म्स को बहुत ज्यादा चैलेंज करता था, और कहता था कि क्रिएट समथिंग, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम सुपर नेचुरल थिंग, लेकिन उसको हमसे कोई काम नहीं है। ठीक है, सो बी शुड हैव सम लाइक अपने ह्यूमनाइज्ड पोटेंशियल को इस्तेमाल करके शुड हैव सम फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ बिलीव, कम विद समथिंग। ठीक है, सो दीज वर टाइप ऑफ थिंग वर्ल्ड टायर है। ओके, नेक्स्ट वन, एमिनल कैंट। ओके, सो गाइस मुझे सिर्फ 1 मिनट था, मैं पानी पी लूं।
हाँ, एमिनल कैंट ये प्रशिया मतलब एक्चुअली रशियन फिलोसोफर था, ठीक है। और ये मॉरल अथॉरिटी को और कॉन्शियंस को और इंसान की जो बुनियादी जमीर है, उसकी ड्यूटी है, उसको ख्वाहिशात से बहुत ऊपर रखता था, ठीक है। अभी हम इस पे भी बात करते हैं। ओके, जजाकल्लाह। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एमिनल कैंट, 1724 टू 1804। और ये लेट एनलाइटनमेंट का फिलोसफर था, रशियन, ठीक है। और मजीद ये कि ही वॉज बॉर्न इन प्रशिया। उस वक्त में प्रशिया होता था, और प्रशिया को आपको आइडिया होगा, अगर किसी को कांग्रेस ऑफ वियना का आइडिया है ना, कि वियना कांग्रेस के अंदर जब प्रशिया को तोड़कर मिला दिया गया था, वो वॉर वॉर ऑफ लिप्जिक और वाटरलू 1815 1816, ठीक है। उन वॉर्स के बाद, नेपोलियनिक वॉर्स के बाद प्रशिया को खत्म करके मिला दिया गया था, ठीक है। सो ही वॉज फ्रॉम प्रशिया, ठीक है। अब जो एमिनल कैंट की सबसे बड़ी मजे की चीज है ना, कि इसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी मॉरल फिलोसफी की एंड एथिक्स के, कि अगर एक पॉलिटिकल फिलोसफी है तो उसकी मोरालिटीज क्या होंगी, पर हम उनके उस पॉलिटिकल फिलोसफी की मॉरल एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। और एंड ही एक्चुअली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल सिस्टम टू दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजंस, कि हमारी कोई भी एक मॉरल अथॉरिटी है ना, अगर एक आम इंसान की, और एक मॉरल बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, तो उसके अंदर एक ड्यूटी की, मॉरल प्रिंसिपल की, मॉरल एस्टेब्लिशमेंट की, बेसिक रीजन की, सोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस पर इसने काम किया, जिसका नाम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव था। एक इसके इसके कॉन्सेप्ट का नाम था, ही प्रपोज्ड दैट मोर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली विदाउट एक्सेप्शंस। ही बिलीव्ड इन मेटा रियलिटी। उसने वो मेटा रियलिटी में बिलीव करता था। ही एक एमिनल कैंट था ना, ही स्पोक अबाउट दैट कि इज देयर आर फ्यू लॉज, there are few moral establishment that are universal without any exception, like they have some materiality। और अगर हम आम जुबान में बात करेंगे तो ये कह रहा था कि जो मॉरल रूल्स होते हैं ना, वो तमाम तर लोगों के लिए यकसा हैं, और उनको ड्यूटी समझ के करना है, और डिजायर्स कभी भी ड्यूटी या कॉन्शियंस के ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है। उन्होंने ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात की, इमैनुअल कैंट ने ऑटोनॉमी की बात की, रैशनैलिटी की बात की, और एक आम इंसान की रिस्पेक्ट की बात की, कि ये तुम्हारी मॉरल अथॉरिटी है, सॉरी, ये तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है, उसकी उसकी जो क्या नाम फिलोसफी के अंदर, कि तुमने दूसरे की इज्जत करनी है, ठीक है। सो इन दिस वे इसने पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर मॉरल एस्टेब्लिशमेंट और मॉरलिटी के एथिक्स के बयान करने में और उसको एस्टैब्लिश करने के अंदर काम वगैरह किया था, ओके। ही वाज अ रशियन एंड ही बिलीव इन मैटर रियलिटी। और इससे पहले हमें नजर आता है जो वोल्टायर था, उसने मैटर रियलिटी को वैसे ही तहस नहस, और वो एंटाई डॉगमास और एंटाई रिलीजन टाइप ऑफ पर्सन था, ठीक है। उससे पहले अभी हम तीनों के एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। एमिनल कैंट, वोल्टायर, मोंटेस्की, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। और उसने उस तरह से एक पॉलिटिकल फिलोसफी की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई, जॉन लॉक ने बताई, थॉमस हॉब्स ने बताई, ठीक है। थॉमस हॉब्स का हमने कर लिया, ठीक है, इंग्लिश फिलोसोफर था। जॉन लॉक इंग्लिश फिलोसोफर था। रूसो was a French, Montesquieu was a French, Voltaire was from Geneva and Immanuel Kant was from Russia, okay। और रूसो का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, जो जो काम इन्होंने जनरल बिल के और एक कलेक्टिव बिल ऑफ सोसाइटी की बात की थी, कि कलेक्टिव बिल है जिस पर तुम स्टेट को मनवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी बेस पर हमें वो फ्रेंच रेवोल्यूशन नजर आता है, ठीक है। और 18th सेंचुरी के अंदर, और मोंटेस्की नजर आता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, जिससे यूएस वाले लोग, जो विलियम्स थे और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने यूएस का जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो मोंटेस्की के उन मामलात के ऊपर बनाया था, ठीक है। और वोल्टायर, इमैनुअल कैंट, एंड दीज वर ऑल द एनलाइटमेंट फिलोसोफर्स, जिन्हें जिन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर अपने अपने मामूलात और अपनी अपनी चीजें दिखाई, ठीक है। अब ये तमाम तर चीजें आज के दौर में किस तरह से रिलेटेबल है, ठीक है। आज के दौर में वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर आप कोई भी चीज उठाओगे ना, आपको इन्हीं प्रोसेसेस के अंदर से चीजें
निकल कर नजर आती होंगी, ठीक है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रांस के अंदर देखते हैं कि उधर एलजीबीटी इतनी ज्यादा और वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे हैं। सो उनकी हिस्ट्री के अंदर रूसो रहा था जिसने काम किया था कलेक्टिव विल ऑफ सोसाइटी पर, और जो बाकी लोग थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत 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 ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें आज सोसाइटी के अंदर नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा एम्पिरिसिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं और वो मेटा को डिनाई करते हैं, तो कोई 500 साल से वो एम्पेरिकल थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने साइंस को खुदा बना लिया हुआ है और गॉडलेस फिलॉसफी हो चुकी हुई है। सो वट एवर वी आर सीइंग टुडे, उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, और हर शख्स ने, हर इंसान ने अपनी सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फिलॉसफी प्रोवाइड की, जिसकी बेस पर, जिसके असरात साइकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर और फिलोसॉफिकल हायरार्की और उसकी इफेक्टिवनेस के अंदर हमें आज भी नजर आते हैं, ठीक है। सो दीज वर द एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स। इसके अलावा एनलाइटनमेंट थिंकर्स में हमें और भी लोग नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट नजर आते हैं, ठीक है। वेल वो हमारा कंसर्न नहीं है, जस्ट बिकॉज हम अभी पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा एंड पे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि यही कि भाई फिलोसफी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और मॉरल अथॉरिटी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अपने सोर्सेस को नए वक्त के साथ ढालने की कितनी जरूरत है, ठीक है। और फिलॉसफी को अपनी बुनियादी उन वैल्यू सिस्टम को प्रपोज करने के लिए और की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक सोशल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कंक्लूजन्स, ओके। जज़ाकल्लाह खैर, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस साइड। वेल हम एक बार वापस चले जाते हैं। एनलाइटमेंट फिलोसफर्स की बात की, थॉमस हॉब्स की, जॉन लॉक की, जीन जैकिस रूसो की, मोंटेस्की की, वोल्टायर की और इमैनुअल कैंट की, ऑल फिलोसफर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके अलावा हमें एनलाइटनमेंट फिलोसफीज नजर आती हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड नजर आता है, हमें पता लगता है कि अवाम में बड़ी सप्रेशन थी, उन्होंने ह्यूमनिज्म पे गए, सेकुलर ह्यूमनिज्म पे गए और वाकयात वगैरह सारे देखे, ठीक है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, रेडिकल एक्सट्रीमिज्म था, और किस तरह से उस चर्च की करप्शन ने सोसाइटी को और ओवरऑल अवाम को गॉडलेस बना दिया। एक्चुअल में सारे के सारे रोले हमें वो वो चर्च की जो करप्शन है ना, आज भी मॉडर्न डे के अंदर अगर वो लोग इतना नफरत करते हैं ना मेटा लाइक रिलीजन से, अथॉरिटी से और रिवील्ड नॉलेज से, उसकी रीजन वो पीछे चर्च के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली उन्हीं अवाम को सप्रेस किया था जो आज का मॉडर्न डे यूरोप है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल फिर वो वाई दे लव द एनलाइटनमेंट एंड द एम्पिरिसिज्म, जस्ट बिकॉज एम्पिरिसिज्म ने और एम्पिरिकल थॉट प्रोसेस ने और एम्पिरिकल टेक्निक ने उन लोगों को खुशियां दी और उन लोगों को डेवलपमेंट दी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। वेल दैट्स नॉट द रियलिटी, but they believe in it just because they got some advancements, they got some happiness from that. Okay, guys? So this was the things. इसके अलावा enlightenment philosophies, rationalism, empiricism, social contract theory, deism, philosophical skepticism हम बात कर चुके हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक कलेक्टिव विल पर सोसाइटी या आम इंसान एक स्टेट के साथ एक उसके अंदर आता है, एग्रीमेंट के अंदर आता है और अपनी कुछ चीजें, अपने कुछ बेसिक राइट्स मांगता है, कुछ प्रोटेक्शन मांगता है, और इन रिटर्न वो अपनी लॉयल्टी शो करता है स्पेसिफिक स्टेट के साथ, ठीक है। और फिर वो वॉलंटरली काम भी करता है और प्रोटेस्ट भी करता है जब उसको चाहिए होती है। दीज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। डीइज्म मींस बता दिया, यूटिलिटेरियनिज्म वगैरह भी है, फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म और रैशनलिज्म की बात कर दी, और एम्पिरिसिज्म और स्केप्टिसिज्म के दरमियान का डिफरेंस भी देख लिया। दो स्कूल ऑफ थॉट थे, कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म था और ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म था, ठीक है। और दोनों के अंदर ना, मतलब कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म में भी पुरानी दौर के आइडियलिज्म और रियलिज्म वाले दोनों लोग मौजूद थे, और ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के अंदर भी दोनों लोग मौजूद थे। मतलब जॉन लॉक वगैरह रैशनलिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन थॉमस हॉब साहब आइडियलिज्म में बिलीव करते थे वगैरह वगैरह, और लाइक एक कलेक्टिवली एक सोसाइटी को रियलिस्टिक और एक पीसफुल कम्युनिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने कॉन्टिनेंटल स्केप्टिसिज्म और ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म की बात की, उनके दरमियान का डिफरेंस देखा कि एम्पिरिसिज्म इज टोटल अबाउट साइंसेस एंड द फाइव सेंसेस वी हैव इन एक्चुअल, जिनकी बेस पर हम कोई भी नॉलेज की प्रोड्यूस करते हैं। और स्केप्टिसिज्म इज कि वट एवर यू हैव, हम इससे कोई ना कोई नॉलेज निकाल सकते हैं, इवन इफ दैट बिलीव, दैट आर्गुमेंट एंड दैट थिंग इज इन रिवील्ड नॉलेज, तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई रीजनिंग करके, सोच कर कोई ना कोई इल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर स्केप्टिक अबाउट इट एंड वी रियली रियली आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स इट, ओके। सो स्केप्टिक रहना
और एम्पिरिसिज्म टेक्निक ऑफ नॉलेज। ओके, तो हमने एनलाइटनमेंट पीरियड की बात कर ली, ठीक है। और अब हम जाते हैं इससे पहले, हाँ, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि, और इससे पहले रिकैप की। फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे? ह्यूमनिज्म पकड़ना, सेकुलर ह्यूमनिज्म, इसके रीजंस देखे, बहुत सप्रेस थे तो उनका अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसकी बेस पर सबसे पहले रेफॉर्मेशन पीरियड के बाद क्या किया कि अपना बेसिक ह्यूमन पोटेंशियल इस्तेमाल करो। दे वर ओपन टू ऑल टाइप ऑफ साइंसेस, जिसकी बेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे थे और सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल अपीलिंग आ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रोला ये हुआ कि कुछ लोग अपनी फॉल्स और अपने फिल्थ के साथ, अपनी फिल्थ बेस्ड आर्ट के साथ आ गए, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अब क्या करें। तो वो उस पर भी ओपन हो गए कि मतलब एक मॉरल अथॉरिटी खत्म कर दी नॉलेज के प्रोडक्शन के अंदर, जब पे ह्यूमनिज्म सेकुलर ह्यूमनिज्म में कन्वर्ट हो गया एट दैट मोमेंट। सो नीड ऑफ फिलोसफी की हमने बात कर ली कि बहुत जरूरी है अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम को बनाने के लिए। प्रॉब्लम इन दैट सोसाइटी, तमाम तर चीजें हम बयान और इन पर बात कर चुके हैं। ओके, ठीक है। पर्पस क्या था सीरीज का? अगेन कि मॉडर्न डे के अंदर अगर आज इतने मामला देख रहे हैं और इतनी फिल्म देख रहे हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री है और प्रॉपर साइंटिफिक इवेंट हैं और बहुत बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इन चीजों पर काम किया हुआ है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, सो I'm coming to you guys. Stop sharing. Okay, guys. I hope कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। जॉन लॉक हो गया। Okay. Anyone have any question or anyone want to add something? या वो कुछ बोलना चाहता है? I'm open to him. Okay. Okay. I'm open to you guys. Now, I think you guys should add something. Okay. Oops. Sorry. Okay, guys. Anything you want to ask? और पहले क्वेश्चन करो ना कि ये पैलेस्टीनियन इशू से किस तरह लिंक्ड है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। या आपका अगर कोई घर में मस्त है, शायद उससे भी कोई ना कोई लिंक निकलता आता हो। सो डू आस्क मी क्वेश्चन, उससे नॉलेज जनरेट होगा, ठीक है। आई एम अप टू यू गाइस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आतिफ ये बताएगा जो सेकुलर ह्यूमनिज्म था, ये जो हमने लास्ट में 6 लोग देखे हैं, इनमें से किसके दौर में स्टार्ट हुआ था या ये इनसे भी पहले शुरू हो गया था? एक्चुअल में सेकुलरिज्म, जो सेकुलर ह्यूमनिज्म है ना, वो बेस बना था इन तमाम तर लोगों की बनने में, ठीक है। सेकुलरिज्म एक्चुअली स्टार्टेड जब रेनेसांस पीरियड हुआ था, उसके बाद ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी इमर्ज हुई थी। और ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी ये थी कि उनका एक पूरा हिस्ट्री थी जिस पर आम आवाम को बहुत ज्यादा सप्रेस किया हुआ था और उनका कोई इल्म नहीं था। तो जैसे ही उनको उन चीजों से छुटकारा मिला, वो सबसे पहले गए अपने बुनियादी पोटेंशियल के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही पोटेंशियल की परस्तिश स्टार्ट कर दी। जब परस्तिश स्टार्ट की, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फिल्थ नजर आया। आप अभी गूगल करेंगे ना चीजें वगैरह को, तो आपको ऐसे आर्ट्स नजर आएंगे जिसके अंदर लाइक 18+, और आपको फिर बहुत फिल्थी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो उन्होंने वो भी पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया और उन पर भी लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसकी बेस पर अब वहां पर एक फिलोसॉफिकल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि व्हाट यू शुड डू, शुड बी एक्सेप्ट इट और नॉट। तो फिर उसके अंदर भी डिफरेंसेस और क्लैश हुए और ह्यूमनिज्म एक्चुअली सेकुलर ह्यूमनिज्म कन्वर्ट हो गया। सेकुलरिज्म की एक्चुअल बेस क्या है कि आप इस एक्चुअल में किसी इस तरीके सब से, में चर्च कहाँ था? चर्च कहाँ पे था? या चर्च से तो आजादी ले ली ना उन लोगों ने, मतलब चर्च के रिएक्शन में ही तो ह्यूमनिज्म। एपिफिस। यू गॉट इट? मतलब दे वर द पीपल हु वर अगेंस्ट दैट चर्च, ठीक है। सो दोस वर एक्चुअली ह्यूमनिस्ट। और ह्यूमनिज्म का जो फलसफा चर्च का अपना था, वो ह्यूमनिज्म का फलसफा और था, जिसके अंदर वो कहते थे इट्स ऑल अबाउट लव, इंसान की बुनियादी चीजें होनी चाहिए और द ह्यूमन मस्ट हैव दैट बेसिक लव एंड एवरीथिंग इज ऑल। वो चर्च का अपना, ह्यूमनिज्म का फिलोसफी वो एक डिफरेंट चीज थी। ये ह्यूमनिज्म की फिलोसफी दैट वाज अकॉर्डिंग द ह्यूमन पोटेंशियल। और चर्च उस मामले में कहां पे था उस वक्त में? तो चर्च की फिलोसफी और उसकी ऑपरेशन के अगेंस्ट ही, उससे रिएक्टिव में ही ये लोग
या ह्यूमनिस्ट लोग या ह्यूमनिज्म लोग वजूद में आए थे। ओके। और जो आप कह रही हैं कि जो एंड पे हमने 6 फिलोसफर्स देखे हैं, तो इनमें से किन के टाइम पे सेकुलर ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ था? सो इनसे पहले का, ठीक है, सेकुलर ह्यूमनिज्म एक्चुअल में वो बेस थी जिनसे चीजें स्टार्ट हो रही थी। ओके। सो ये इनसे पहले कहते थे। आई होप यू गॉट द आंसर। हाँ जी, बिल्कुल। सो अब ये जो कुछ हमने बात की है ये सब कुछ तो अभी हम अपने करंट सोसाइटी में देख रहे हैं। या सो व्हाट वेयर आर वी आर हेडिंग? यू आर एक्चुअली आस्किंग अबाउट द सोल्यूशन, राइट? जस्ट फॉर सीइंग वेयर आर वी हेडिंग, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ हमने अभी पढ़ा है, ये सब कुछ तो हम भी देख रहे हैं। या एज अ या यूथ हम एग्जैक्टली। मतलब इस्लाम से लोग तंग आए हुए हैं इस्लाम से। पहले बात नहीं कर सकते थे, अब इतना अंदर से भर गए हैं कि वो बात करते हैं तो फिर सोचते भी नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। सो वेयर आर वी हेडिंग, ये सब कुछ तो हम होता हुआ देख रहे हैं। मतलब हम लोग एनलाइटनमेंट पीरियड के पहले दौर में भी मौजूद हैं इस टाइम, और उस दौर में भी मौजूद हैं। यस, यस। कि जो इश्यूज एक्चुअल में अगर हम चर्च को करप्शन कहते हैं कि चर्च वाज करप्ट, तो हमें करप्शन अपनी मुस्लिम स्कॉलरशिप में भी नजर आती है, ठीक है? या उनकी वो करप्शन कह सकते हैं, या इनकॉम्पिटेंस कह सकते हैं, वगैरह वगैरह, तो हमें सोसाइटी के अंदर भी चीजें नजर आती हैं, राइट? वेल, आप अगर देखें ना कि अगर आप सर साहिल को भी देखें, ही इज अ रिएक्टिव पर्सन टू दोज थिंकिंग। और वो क्या करता है, वो रिएक्टिव साइकोलॉजी से ही बात कर रहा होता है ना, साहिलुद्दीन, के तुम एक तो पाकिस्तानी हो, ऊपर से मुसलमान हो, तो तुम पाकिस्तानी मुसलमान हो, ठीक है? सो अभी आप देखो कि आपकी सोसाइटी के अंदर उस फिलॉसफी के रिएक्शन के अंदर लोग पैदा हो रहे हुए हैं, ठीक है? आप आपके अपने मुल्क के अंदर कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जो इन तमाम तर मामलात के रिएक्टिव हैं, ठीक है? वेल, हेडिंग टुवर्ड्स द थिंग के वो उनको चर्च से आज़ादी के लिए एक फलसफा चाहिए था जिसके ऊपर वो जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई करते, जो उनके प्रॉब्लम्स का हल देता, ठीक है? हमारा क्या सीन है कि हमारे पास फलसफा मौजूद है लेकिन उसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई। सो वी हैव टू गो फॉर द रिकंस्ट्रक्शन जस्ट बिकॉज उनके पास तो फलसफा मौजूद नहीं था, तो उन्होंने ह्यूमनिज्म और अपनी बुनियाद पर काम किया, ठीक है? वेल, हमारे पास तो चीजें मौजूद हैं। सो जस्ट वर्क ऑन द फिलोसफी यू आर गिवन विद रिवील्ड नॉलेज में, उसकी रिकंस्ट्रक्शन पे, उसके ऊपर शोर बिल्ड करने पे काम करें। यू विल गेट द थिंग। ओके। या वेल, आई एग्री टू यू कि हमारी भी कंडीशन कोई इतनी बुरी नहीं है, मतलब इतनी कोई अच्छी नहीं है, और कंपैरिजन अगर उनसे करें तो। और जैसे आप रेफर्मेशन पीरियड में मुझे नजर आते हैं ना, मुझे वो उस वक्त का इंजीनियर लगता है, वो मार्टिन लूथर, जिसने अवाम के अंदर किताबें और शोर बिल्ड किया था, और अवाम जिसके बाद उलमा का जाके उस वक्त में गिरबान पकड़ना स्टार्ट हो गई थी। सो या, आई एग्री। ओके जिया सर, बिस्मिल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा। इसमें बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब इसमें जो है ना, दो तीन चीजें मैं ऐड करना चाह ओके। रहा था। इसमें सबसे पहली बात ह्यूमनिज्म के ऊपर बात हुई। तो पहली बात तो ये कि उस वक्त सवाल क्या सामने आया, हुआ ये कि करप्ट चर्च करप्ट हो गया। तो सवाल ये पैदा हो गया कि फिर मोरालिटी क्या है। या जैसे आपने हमने पिछले सेशन में देखा था कि सवाल ये पैदा हुआ था कि रियलिटी क्या है। तो उसका यस। जवाब दिया गया था अरस्तू और अफलातून की तरफ से। या तो अब सवाल ये पैदा हो गया इस जमाने में कि चर्च तो खुद इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, तो मोरालिटी क्या है, व्हाट इज गुड व्हाट इज इविल। तो क्वेश्चन जो उस वक्त के फिलोसफर्स के सामने था कि डिफाइन मोरालिटी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक अलग से एक सब सब्जेक्ट डेवलप किया, एथिक्स। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो गुड और इविल की डेफिनेशन ह्यूमन करेगा। पहले तो वो खुदा ने करनी थी ना। उन्होंने चर्च के पास गए, चर्च ने कहा कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम कह रहे हैं हराम है वो हराम है। तो उन्होंने कहा कि बाइबल में दिखाओ कि भाई ये किस वजह से हलाल है, ये किस वजह से हराम है। तो अब उस सवाल का जवाब देने के लिए तीन चीजें जो है वो सामने आई कि अब हम इंसान खुद डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एम्पथी, एक्सपीरियंस और रीजन। कि हम खुद गुड और इविल को डिसाइड करेंगे या ऑन द बेस ऑफ एम्पथी। ह्यूमन में एम्पथी का जज्बा है,
तो वहां पे फिर ह्यूमनिज्म आ गया। ह्यूमन एक्सपीरियंस कर सकता है तो वो स्केप्टिज्म आ गया, और ह्यूमन रीजन भी कर सकता है तो एम्पिरिसिज्म। वहां पे हाँ वो आ गया। या अब ये तीन चीजों को मिला के उन्होंने अपनी एथिक्स बना के और उसके जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश की। या अच्छा, दूसरी बात जो डीथिज्म की बात हो रही थी, उसमें ये कि सवाल ये था कि खुदा, जैसे आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो बना के उसने दुनिया छोड़ दी है, अब वो खुद ही चल रही है। उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट था कि ठीक है, उसने बना के तो छोड़ दी, लेकिन अब हमें गाइड कौन करेगा। तो पहले तो ये था कि जी जो डिवाइन रेवल्यूशन है वो गाइड करेगी, यानी बाइबल गाइड करेगी। ओके। तो इन्होंने डीथियस ने माय क्या पॉइंट। कहा, उन्होंने कहा, हाँ, डीथियस ने कहा कि वो बना के उसने छोड़ दी दुनिया, अब हम अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपनी रीजन के जरिए उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो जो भी खुदा है या जो भी ये दुनिया का निजाम है या जो भी है, इसकी जो इंटरप्रेशन होगी वो हम अपनी ह्यूमन जो है एक्सपीरियंस के जरिए, रीजन के जरिए जो है वो करेंगे। ये दूसरी चीज थी। अच्छा, ये जो जो भी पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर बात हुई है उसके अंदर जो बेसिकली अफलातून की, प्लाटू की दो किताबें हैं। एक किताब थी रिपब्लिक। लॉ और एक थी रिपब्लिक। प्लाटो की दो इम्पोर्टेंट किताब थी। उसमें उसने कहा था कि जो है सब लोग ये सब लोग तो लड़ते रहते हैं, जब ये लोग जमा होंगे तो कौन डिसाइड करेगा। तो उसने कहा एक चीज बनाते हैं लॉ, उसके सामने सब बराबर होंगे। तो वो एक बुक हो गई। और दूसरा उसने कंसेप्ट दिया रिपब्लिक का कि भाई सब कुछ लोगों को आप एलेक्ट कर ले, वो लोग मिल के बात को तय कर लेंगे। तो वो किताब है रिपब्लिक। आज आप देखेंगे कि जो 200 मुल्क है उनके अंदर 180 170 के नामों में रिपब्लिक लगा हुआ है। हमारे भी नाम में रिपब्लिक लगा हुआ है। तो रिपब्लिक का मतलब यह है कि कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाएगा और वो लोग जो है डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना। तो ये दो किताबें थी। और अरस्तू की किताब को उसके बाद उसने लिखी पॉलिटिक्स। तो ये तीन को जो है रेनेसा ने दोबारा जिंदा किया। रेनेसा में जो आपने वो पांच राइटर्स बताए, उनके सामने ये सवाल आया सबसे पहले। अगर वो आप स्लाइड देखें तो उसमें सबसे पहले जो है हॉब्स साहब हैं। तो उनसे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। आप देखें सबके नाम के आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन सबके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं या और एवॉल्व हो या और एवॉल्व हो रहे। सबसे पहला जो है वो हॉब्स का है। हॉब्स कहता है कि इंसान जो है ना झगड़ालू है, और झगड़ालू होने की वजह से वो एक दूसरे को कत्ल कर सकता है। तो इंसान को अपनी जिंदगी का हक बादशाह को दे देना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। ये हॉब्स का सीधा कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो एक राइट उसके अंदर सामने आया, राइट टू लिव। उसके बाद अगला है लॉक का। लॉक के अंदर यही राइट तीन हो गए कि राइट टू लिव, और दूसरा वो था ना राइट टू राइट प्रॉपर्टी। टू प्रॉपर्टी, और उसके अलावा तीसरा जो है वो लिबर्टी। कि या लिबर्टी जो है वो तो हमारा बॉर्न ऑफ राइट है, और या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम या टू मूव और फ्रीडम टू डू बिजनेस, ये सब। तो अब ये तीन हो गए राइट। उसके बाद अगला जो है वो मॉन्टिस का है। उसने जो है वो जैसे आपने बताया वो अमेरिकन उसके लिए भी कि एग्जेक्टिव, लॉ और जुडिशरी, यानी लेजिस्लेटिव, कि सबसे एग्जीक्यूटिव पहले, एंड जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी, कि सबसे पहले कुछ लोग होंगे जो कानून बनाएंगे। या वो ये वही कानून है जो लॉ उधर से आ रहा है, प्लाटू वाला। कुछ लोग होंगे जो कानून बनाएंगे, कुछ लोग उन पे अमल कराएंगे, और कुछ लोग उस लॉ को इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये लॉ है क्या। वो जुडिशरी हो गई। और या उसके बाद जो है रुस्सो साहब आए। और रुस्सो साहब का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि उसने ये जो तीन राइट्स पीछे से चल रहे थे, और, और उसके बाद जो ये बात जैसा भाई आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आ गई थी कि ब्रांच समन प्लीज राइट इन द चैट के ऑफ क्या उनको जैसा की आवाज ठीक आ रही है। स्टेट जो है, रूसो से पहले आप देख रहे हैं कि लॉक जो हॉब्स है उसमें रियासत का तस्वुर यानी स्टेट का तस्वुर जो है वो शुरू होता है
यहाँ उसके, हाँ, उसके बाद अभी सही है, आई थिंक। आसिफ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेल सॉरी, मेरा नेटवर्क फिर अनस्टेबल हो गया, ठीक है, तो हाँ, आपका नहीं, कीजिए। कोई मसला नहीं, ओके कोई ओके। मसला नहीं। हाँ, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि वो स्टेट का तस्वुर जो है ना, रियासत का, वो रिस्सो साहब से शुरू हुआ। और एक किताब उनके मरने के बाद छपी थी उनकी, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। तो उसके अंदर उसने नेशनलिज्म का तस्वुर दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के ऐसी रियासतों का तस्वुर सामने आया कि जो जिंदा रह सकती है, वरना तो पहले एम्पायर्स का तस्वुर था। और आखिर में वॉल्टेयर, जिसका आपने तस्करा किया, तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो चर्च और स्टेट को अलग करना है। यहाँ से सेकुलरिज्म की बुनियाद है। जो आपने सेकुलर ह्यूमनिज्म की बात की है ना, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि रियासत जो है वो कभी बंदे के जाती मामलात में, रियासत जो है वो बंदे के जाती मामलात में दखल नहीं देगी। और रियासत जो है उसके सामने सब लोग बराबर होंगे और तमाम मजाहिब बराबर होंगे। तो हुकूमती मामलात में से हाँ जी। मजहब को निकाल दिया। तो ये चीज जो है वो सेकुलरिज्म की बुनियाद बनी। तो हमारे अगर मैं समराइज करूं, तो हम अगर अपने हिसाब से देखें, अच्छा, रूसो का जो सबसे बड़ा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। दो चीजें हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक जर्नल विल का गोल होता है कि इस कौम ने या इस सेट ऑफ पीपल ने यहाँ तक पहुंचना है। उस चीज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि अगले दिन आप वहां पहुंच जाएंगे या पहुंच गए हैं। वो आपका एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एज अ नेशन या एज अ सेट ऑफ पीपल। और जितने लॉज बनते हैं ना, वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कौन करेगा? वो जुडिशरी करेगी। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आज हमारे जितने भी ममालिक हैं इस्लामी और गैर इस्लामी, उनके अंदर सब में यही जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, इसके अलावा रिपब्लिक का और सॉवेरेनिटी का। और इसमें एक चीज जो रह गई थी, वो ये कि पहला सवाल तो हमने जो आज देखा था पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक तो मॉरलिटी ह्यूमन डिसाइड कर रहा है। तो अब इंसान तो अपनी मर्जी से कुछ किसी भी चीज को हलाल या हराम करार दे सकता है। जबकि जो थियस्ट हैं, यानी कि जैसे हम हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ तो कुरान में लिखा है जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है, वो, और जो चीज हलाल है वो हलाल है। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं कि इस पूरी सोशल थ्योरी का जो एवोल्यूशन है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह जो सोवेरेनिटी है, सोवेरेनिटी जो है, यानी कि जो हाकमियत आला है, वो पहले तो खुदा के पास थी, खुदा से फिर किसके पास आ गई? बादशाह के पास, पोप ने दे दी उसको डिवाइन राइट। वहां से फिर कहाँ गई? वहां से फिर वो होते होते लोगों के पास आ गई। और अब लोग जो है उनकी जर्नल विल ये डिसाइड करेगी कि रियासत की डायरेक्शन क्या होगी। ये रूसो का काम था। तो अब अगर लोग जो है वो आइन को इस तरह बना लें कि जो जैसे कि अमेरिका का आइन है, वी द पीपल, कि हम जिस चीज को सही समझेंगे वो सही है, और जो चीज गलत है वो गलत है, तो ये सेकुलरिज्म है। इंडिया का आइन है। और उसकी डेफिनेशन, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट। जो जो अगर कोई मसला होता है इंटरप्रिटेशन में, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप केस कर दें, वो बता देगा कि भाई ये इस तरह से होगा, और उसको फिर सब फॉलो करेंगे। और कानून बनाएगा पार्लियामेंट। और वो पार्लियामेंट जो है वो जनरल विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सारे आइडियाज से। और अब अगर मजीद सवालात हैं तो ले सकते। थैंक यू। Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much for adding all that and correcting me. Okay, guys. If anyone have any further question, so he can come with it. अच्छा, मेरे दो सवाल है, अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो बेशक ग्रुप में बता दीजिएगा।
और ये बहुत रिसेंटली दोनों सवाल मेरे से किसी ने किए थे और मैं खुद इस चीज पे क्लियरेंस चाह रही हूँ। एक तो यही, जैसे हमने डिस्कस किया कि अम, अगर अल्लाह ताला है, खुदा है, तो फिर डिजास्टर क्यों आते हैं? अगर मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं और जो फलस्तीन में हैं वो तो और भी करीब हैं, तो उनको इस आजमाइश में क्यों रखा हुआ है? बीमारियां क्यों आती हैं? कोविड क्यों आया? एक सवाल ये, जो वो फिलॉसफी जनरेट हुई वो आज तक प्रिवेल कर रही है, लोगों को रास्ते से हटा रही है। दूसरा सवाल ये कि इस्लाम जो है कैसा मजहब है कि इसने हजरत इब्राहिम के बारे में आता है, हालांकि वो मतलब इस्लाम से पहले, हजरत मोहम्मद से पहले का वाकया है, बट इस्लाम उसको जस्टिफाई करता है और सपोर्ट करता है एविडेंटली, कि हजरत इब्राहिम ने, एक बाप ने अपने बेटे को ही कत्ल करने का जो है वो इरादा पक्का कर लिया जस्ट बिकॉज उसको एक ख्वाब आया। सो ये दो क्वेश्चंस हैं। आप ये अभी कर दें या ग्रुप पे कर दें इसका आंसर? थैंक यू। ओके, थिंग इज के इसका वैसे ताल्लुक हमारे आज के टॉपिक से है नहीं। वेल, इट्स अ जनरल क्वेश्चन एंड लिटरली अ वेरी वेरी हाँ गुड हाँ क्वेश्चन। बिल्कुल। वेल, इट्स इट बिल्कुल ये टॉपिक से नहीं है, लेकिन बट द थिंग इज कि वो एक माइंड बिल्डिंग होती है ना। मैं मतलब किसी समवन वेरी क्लोज टू मी जिनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, और ये दो बातें आई कि इतना जो इस्लाम इस्लाम हो रहा है, तो इस्लाम के पीछे देखो ना फिर हो भी क्या कुछ रहा है। तो इससे बेहतर है कि वो आप यूरोपियन सोसाइटीज देख लो, वो किस तरह फ्लरिश कर रही हैं एंड ऑल दैट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में, ऑल्दो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे जहन में ये दोनों सवाल आए हैं। वेल, इनिशियली द क्वेश्चन इज, बोथ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वेल, इसमें यह है कि वेल, वी हैव टू आस्क सम स्कॉलर अबाउट इट, ओके। सो आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि मैं बात कर सकता हूँ। वेल, मैं एक आर्गुमेंट दे सकता हूँ या अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर सकता हूँ। वेल, इसके अंदर जब मैंने भी सोचा था ना, या जब मैंने थोड़ी सी केस स्टडीज देखी हैं इसके मुताबिक, कि जब हमें क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ये बात पढ़ाई गई थी और एक केस स्टडी पढ़ाई गई थी, तो उसके अंदर ये बात की गई थी कि जो इनिशियली जो डिजास्टर आते हैं ना, ये जो अल्लाह ताला, या मतलब ही इज नॉट क्रूअल, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आफतें भेजता है। तो रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन ये था कि कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह बड़े अजाब से पहले ना उनको छोटा अजाब देता है कि वो करेक्टनेस पे आ जाए, ठीक है। तो जो भी सोसाइटल कलेक्टिव, जो भी कोई मामलात होते हैं ना, जब वो लाइक बिगाड़ का शिकार होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको वार्न कर लेके लेना और उनकी उस कलेक्टिव फॉल्स फिलोसफी को एज एन इंडिकेशन एक छोटा मोटा अजाब भेजता है। कि एज अल्लाह सेड इन सूरे सूरे आराफ है, मे बी सूरह फाल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्स, बट मैं आपको ग्रुप में कोट कर दूंगा। तो अल्लाह सेड कि अल्लाह उनको बड़े अजाब में मुब्तला करने से पहले एक छोटा अजाब देता है, ठीक है। अब सीन क्या, कि अगर आप इसको इस पर लेते हैं उसको फलस्तीन के इशू को, तो वो एक्चुअल में इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफिकल करप्शन और कलेक्टिव करप्शन ऑफ द पैलेस्टीनियंस, इट इज बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव करप्शन ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा, ठीक है। और वो उसका एक एंड रिजल्ट है जो हमें पैलेस्टीनियन इशू के अंदर नजर आता है, ठीक है। और हमने इसको पहले डिस्कस किया भी होगा। और वैसे अगर इसके अलावा भी अगर कोई अर्थक्वेक है या कोई नेचुरल डिजास्टर है, सो इट्स अ साइन। एक्चुअली देखना कैसे है, एक्चुअल में यू आर आस्किंग कि अगर कोई बुरा इवेंट होता है जो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन अल्लाह के कंट्रोल में है, तो उसको देखना कैसे है, ठीक है। सो इट्स लाइक अल्लाह की एक मसलियत होती है एवरीथिंग, और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान के अंदर किया हुआ है। सो द मोस्ट प्राइमरी थिंग इज कि अल्लाह नोस बेस्ट अबाउट इट, वल्लाहु आलम। लेकिन हमारे यहाँ जो छोटी बहुत इंटरप्रिटेशन नजर आती है, सो दीज आर द थिंग्स, ओके। और नेक्स्ट थिंग इज कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक्य नजर आता है कि ही लाइक उन्होंने अपने बेटे, या मतलब एक ड्रीम की बेस के ऊपर एक अपने बेटे को के ऊपर छुरी चला दी। तो लाइक आई डू नॉट स्पीक फॉर दिस, बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन पे कभी सोचा नहीं है, ठीक है। आई थिंक लाइक वेल आई गॉट समथिंग, मैं इस पे सोचूंगा। वेल, आई इफ एनीवन अदर वांट टू आंसर दिस, ही और शी कैन, ओके। तो आप कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा भी आपने आसिफ, जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन की रीजनिंग दी ना,
वो एक ऐसे बंदे को नहीं दी जा सकती जो पहले ही जरा रिलीजियस माइंडसेट का नहीं है। ठीक है, वो पहले ही यूरोपियन सोसाइटी और उसकी फिलोसफीज को पढ़ के उनसे इंस्पायर्ड हुआ बैठा है। सो अब हम उसको इस तरह रिलीजियस रिलीजी मजहबी रेफरेंसेस नहीं दे सकते। बट आई हाँ, एग्री। क्योंकि आपने ये सारी थ्योरीज पढ़ी हुई है, मैं तो इन सब में बिल्कुल पैदल हूँ, ये आपके तवज्जुह से हमें ये चीजें पता लग रही हैं। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पुट किया कि मे बी हम में से किसी के पास कोई ऐसा रैशनल आंसर हो जाए अगेंस्ट दैट थ्योरी जो कि प्रोड्यूस की किसी ना किसी माइंडसेट ने, उसके पीछे उसकी कोई अपब्रिंगिंग होगी, कोई फिलोसफी होगी, और फिर उसने वो थ्योरी पुट की। तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो कोई इतने सदियों के बाद बनना चाहिए था ना। मतलब रिलीजियसली नहीं चाहिए इसका आंसर, लाइक रैशनल चाहिए। रैशनल आंसर क्या होगा इस चीज का? Okay. So you like Saida Khadija said is saying कि वो ग्रुप में आंसर करेंगे रेफरेंस के साथ। तो लाइक आप कह रही हैं हाँ, वेस्ट का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसका क्या नाम है, वेल सरजिया हाशमी ने हाथ रेस किया, लाइक यस सर यासर। हाँ, जो रैशनल आंसर है वो तो सिंपल आपके सामने ही है। ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त आग लगी हुई है, इसकी बुनियाद कहाँ पे? इसमें जब इंसान डिसाइड करता है तो वही होता है जो हो रहा है। इसमें एक और चीज है जो कि हमने इसमें एपिकेरियस का हिडनिज्म है, कि उसने ये कहा कि जैसे अभी हमने एक सवाल छेड़ा था कि मोरालिटी क्या होती है। तो मोरालिटी तो हमने कह दिया कि भाई हम खुद डिसाइड कर लेंगे, अपनी रीजन से, अपनी एम्पैथी से और अपने एक्सपीरियंस से। तो अब इसके नतायज जो है वो आपके सामने। इसके अलावा एक और जो इसके साथ पैरेलल फिलॉसफी चल रही है, हिडनिज्म, वो एपिकेरियस एक पुराना फिलोसफर था। उसने कहा कि अब गुड और इविल क्या होता है? गुड और इविल ये होता है कि गुड वो होता है जिसमें आपको मजा आता है, और इविल वो होता है जिसमें आपको सैड हो जाते हैं, आपको दुख पहुंचता है। अब उसको फिर आगे चल के जो है ये बर्ट्रैंड रसल और दूसरे लोगों ने इसको रेनेसां के बाद उठाया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर नई नई जो है ये फिलोसफियां बन गई। जो आज अमेरिका का जो अमेरिकन ड्रीम है वो यही है ना, कि आपको जो चीज जिसमें ज्यादा लोगों को अच्छा, इसके अलावा एक बेंथम था और एक जेस मिल था। उन्होंने ये कहा कि भाई जिसमें ज्यादा लोगों को मजा आ रहा है वही हुकूमत को जो है वो कवानीन रखने चाहिए, और जिससे जिन कवानीन में ज्यादा लोग जो है वो सैड हो रहे हैं या उनको दुख पहुंच रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो कवानीन खत्म कर देने चाहिए। तो एक एस्पेक्ट हो गया ये, और एक एस्पेक्ट हो गया वो, और उसका नतीजा आपके सामने। इंसान ने जब से अपनी रेवोल्यूशंस को छोड़ा है, अपनी बुक्स को छोड़ा है, उससे क्या हुआ है कि इंसान को नुकसान ही हुआ है। और वो जो इसमें बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है ना, वो इंसान जो है वो भेड़ बकरी नहीं है। तमाम दिमाग जो है वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, और तमाम दिमाग जो ये बहुत मिनिमम पॉइंट के ऊपर तमाम दिमाग जमा होते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है? इट कॉजेज वॉर। जब मुख्तलिफ आइडियोलॉजी, इंसान मुख्तलिफ तरह की आइडियोलॉजीज बना लेगा, जैसे एक ने कम्युनिज्म बना ली और एक ने जो है वो कैपिटलिज्म बना ली, और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही है। ये अफगानिस्तान वॉर हुई, अफ्रीका को देख लें, वियतनाम देख लें, हर जगह। तो इंसान जब अपने हाथ में वो चीजें लेता है जो उसूलन खुदा के हाथ में होनी चाहिए, और खुद खुदा बनने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम यही ग्लोबल ऑर्डर होता है जो जुल्म पे बेस होता है। क्योंकि इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने इतना वो नहीं बनाया कि वो अपने जज्बात पे काबू रख सके, और अपने रेवेंज, अब जैसे रेवेंज का जो जज्बा है वो उसका कोई इंतहा नहीं है। नस्लों तक कौमें लड़ती हैं, कबीले लड़ते हैं, लोग लड़ते हैं, और उसका कोई अंजाम नहीं निकलता ताकत। तो इवेंचुअली इंसान की जो सोच होगी, जब इंसान खुद ये डिसाइड करेगा कि गुड इविल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ये तीन बातें जो हमने कही, और उसके बाद वो ये कहेगा कि जी ये खुदा है तो, लेकिन ये कि वो इंसान की
हिदायत नहीं कर रहा। रेवोल्यूशन पे बात करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। तो इसका नतीजा क्या निकला कि इंसान जो है वो उसने एक ऐसा ऑर्डर बना लिया जिसने इंसान को इस्तेसाल करके इस हाल पे पहुंचा दिया। और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रोह बन गए जो आपस में पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। और उसकी सोच से अब स्टेटहुड जैसे है, तो उसमें कई तो ऐसे लोग हैं, मतलब जब आप एक फौजी होते हैं तो आपको तो बाकायदा इस तरह कंडीशन कर दिया जाता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप लड़ क्यों रहे हैं। बस आपको कह दिया जाता है जाओ उससे लड़ो, आप लड़ने लगते हैं। आपके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, कोई कोई थियोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस लड़ रहे हैं बिला वजह। कोई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, कोई लकीर के लिए लड़ रहा है, कोई अपने मफादात के लिए लड़ रहा है। कॉरपोरेशनें, मुल्कों की फौजें एक दूसरे से लड़ा रही हैं। इस हाल तक पहुंच गए हम। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं। जिस दिन आप शिर्क छोड़ देंगे, जिस दिन आप खुदा के निज़ाम को अपनी ज़मीन पे नाफिज कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। और ये मसाइल हल हो चुके हैं पहले। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में जो तरक्की का मेयार अगर ज़मीन पे कब्जा ही है, तो तारीख में 50 साल में इतनी बड़ी एम्पायर तो कोई खड़ी नहीं हुई ना। यूएस एम्पायर भी नहीं खड़ी हुई। आप मुझे बताएं पूरी इंसान की तारीख में इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी हुई हो, चाइना से लेके मोरक्को तक। तो वो खड़ी भी हो गई, आप उसको किसी भी हवाले से चेक कर लें, आपको मिलेगा कि वहाँ तरक्की हो रही। और तरक्की की जो डेफिनेशन है, सक्सेस की जो डेफिनेशन है, वो क्या किए गया, उसको बहुत छोटा बना दिया अमेरिकन अचीविज्म ने। कि जो है बस आप पैसे बना लें तो आपकी तरक्की हो गई। इंसान की तरक्की तीन चीजों से होती है। उसकी सोसाइटी भी तरक्की करे, उसकी रूहानी तरक्की भी हो। सिर्फ पैसे बनाने से तरक्की होगी तो फिर यही होगा जो हो रहा है आपके सामने, कि लोग जालिम जो है वो माल पे कब्जा करके बाकी सबको ज़ेर नगी बना लेंगे। तो अगर इन इस तरह के माशरों में रहना है और इस तरह के मसाइल को हल नहीं करना है, और इफ़ यू आर हैप्पी विद दिस एंड यू थिंक कि जो अमेरिका कर रहा है पूरी दुनिया में, या जो इसराइल कर रहा है, या जो इंडिया कर रहा है, या जो उसके गुमाश्ते कर रहे हैं इधर उधर लड़ाइयाँ, और जो दूसरे कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मैं रशिया चीन की तरफ नहीं जा रहा, जो उसके दुश्मन है वो भी यही कर रहे हैं। वो अपनी सोच लेके चल रहे हैं। वो कोई कोई कम्युनिज्म में चल रहा है, कोई कैपिटलिज्म में चल रहा है, कोई मतलब मोनार्की है तकरीबन अब तो। वो शुरू हुए थे कम्युनिज्म से, लेकिन प्यूटन पे खत्म हुए हैं। अब देखें स्टालिन, प्यूटन, लेनिन, अपने 3-3 लाख आदमी, 3-3 मिलियन आदमी मार दिए इन्होंने। तो ये सारी जो खुराफात है, इसकी बुनियाद जो है वो सहीफों से हटना है। और ये लोग क्यों हटे? क्योंकि सहीफों की गलत इंटरप्रेशन हुई, इसीलिए तो रिफॉर्मेशन हुई। जो बाइबल का तर्जुम, जब बाइबल बंदे, वो खुद बिशप था मार्टिन लूथर किंग, उसने कहा भाई ये सहीफों में लिखा ही नहीं जो आप कह रहे हैं, आप पता नहीं कौन सा लाए। और वो जो लाए थे वो भी क्यों लाए थे, उसकी भी वजह है। वो बेसिकली रोमन एम्पायर है, रोमन ने कब्जा कर लिया था ग्रीस के ऊपर। तो वो क्रिश्चियनिटी जो थी, जब वो कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी कबूल की, तो इतनी बड़ी उसकी सल्तनत थी, क्रिश्चियंस को भी साथ रखना था और पॉलिथियस को भी साथ रखना था। तो उसने मिला के एक अजीब सी चीज बना दी जिसको कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का नाम दे दिया गया। और उसने बाद में बादशाह के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। तो रैशनल आर्गुमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। बाकी ये तो मैंने अपने तौर कोशिश की है फिलबदी। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो उसको आप ग्रुप में डाल दें तो उसका जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आसिफ एंड जिया भाई, काफी कुछ पॉइंट्स क्लियर भी हुए हैं और सिरे भी पकड़ लिए। थैंक यू सो मच। आसिफ आप हैं या सुन पा रहे हैं? सॉरी, मैं वॉशरूम गया हुआ था। ओके, सो ठीक है। तो इट्स 10:59 एंड
फर्दर मोर कि अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो दोबारा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, सो राइट दैट इन ग्रुप, और आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। वेल वी विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्रुप। ओके गाइस, सो इट्स अबाउट 11 और 11 बजे मीटिंग एड हो जाएगी जो स्केड्यूल था। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।